बच्चों, स्वागत है आप सभी का आनंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हिंदी व्याकरण का एक पार्ट हमने पढ़ लिया था शुरुआत में। कौन सा? आप जानते हो, सबसे पहले हमने संज्ञा पढ़ ली थी बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद में सर्वनाम पढ़ ली हमने। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया। क्रिया हमारा 4th टॉपिक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अव्यय। ठीक है, क्रिया क्रिया हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा नया टॉपिक है क्रिया। क्रिया, ठीक है, ध्यान रखना। क्रिया क्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो क्रिया क्या है, ये भी एक शब्द है। जैसे संज्ञा क्या था, एक शब्द था। सर्वनाम क्या था, एक शब्द था। कोई भी, वह हो सकता है, उस हो सकता है। विशेषण क्या था, एक शब्द था, है ना, जो विशेषता बता रहा था संज्ञा और सर्वनाम की। क्रिया भी क्या है, एक शब्द है। और कौन सा शब्द है वो? वह शब्द है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना, वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया पद कहते हैं या क्रिया शब्द कहते हैं। ध्यान रखना ये। अब संस्कृत में बात करें तो क्रिया रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का जो रूप है, देखो संस्कृत में पढ़ना शब्द नहीं होता, पढ़ होता है। और जब ना लगा देंगे तो ये हिंदी की क्रिया बन जाएगी। ये तो है संस्कृत की क्रिया, जिसे बोलते हैं धातु। संस्कृत में क्रिया रूप को क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। और जब ना लग जाता है तो हिंदी की क्रिया बन जाती है, हिंदी की। ठीक है, तो हिंदी की क्रिया बन जाती है जब ना लग जाता है पीछे। पढ़ क्या है, ये धातु है। धातु क्या होती है, क्रिया होती है। लेकिन किसकी होती है? संस्कृत की का क्रिया जो रूप है उसको क्या बोला जाता है? संस्कृत का क्रिया रूप किसको क्या बोला जाता है? धातु बोला जाता है। उसमें पढ़ना नहीं होता है, पढ़ होता है सिर्फ। ठीक है, याद रखना। अब इसी से बनती है हिंदी की क्रिया। हिंदी की क्रिया संस्कृत से ही बनती है। आपको पता है ना, संस्कृत से ही निकली है बहुत सारी भाषाएं, है ना। तो बहुत सारी भाषाओं की जननी भी कहते हैं संस्कृत को। ठीक है, तो अब देखो संस्कृत में क्रिया को, पद को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। ठीक है, और हिंदी में क्या कर दें, अगर संस्कृत वाली धातु है ना जो, उसके साथ ना लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाती है? हिंदी की क्रिया बन जाती है। सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद में कुछ बातें लिखेंगे इंपॉर्टेंट जो नोट लिखने हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करता हूँ। ठीक है, वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना, किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं, क्रिया कहते हैं। समझ में आएगी बात? तो ये ध्यान में रखनी है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पूछी जा सकती है बोर्ड की परीक्षा में। क्रिया किसे कहते हैं? तो वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वो शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट लिख रहा हूँ अपने संस्कृत की बात का। संस्कृत में ठीक है, संस्कृत में क्रिया रूप को क्या बोला जाता है? तो आपको पता है, क्रिया रूप को धातु, ठीक है, धातु कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है इसी धातु के साथ ना लगा दें अपने, अगर ना लगा दें धातु के साथ तो क्या बन जाता है? ठीक है,
क्या बन जाती हैं, तो हिंदी में क्रिया बन जाती है, हिंदी की क्रिया बन जाती है। आगे बात समझे, तो ये ध्यान में रखना है आपको, इतनी बातें। अब आपको पता है, अब मैं कुछ धातु लिख रहा हूँ। धातु कौन कौन सी है? लिख, ठीक है। लिख धातु यानी संस्कृत का क्रिया है, ये संस्कृत का क्रिया रूप है ये लिख। पढ़, ठीक है। खेल, अब इनके पीछे क्या लगा दिया जा रहा है? ना लगा दिया जाए, ठीक है। ना, ना, तो ये बन जाएगा हिंदी का क्रिया रूप, ठीक है। क्या बनेगा इससे पहले वाले शब्द से? पहले वाले शब्द से बनेगा लिखना। लिखना क्या है? हिंदी का क्रिया रूप है। पढ़ना, ये है हिंदी का क्रिया रूप है। खेलना, ये है हिंदी का क्रिया रूप। आई बात समझे? तो देखो, अब हमने पढ़ ली है डेफिनेशन इसकी। क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं, और धातु प्लस ना लग जाए तो हिंदी की क्रिया बन जाती है। ये हमने पढ़ लिया क्रिया के बारे में, डेफिनेशन इसकी, ठीक है। किसे कहते हैं क्रिया? अब हम क्रिया के भेद पर करें या प्रकार पढ़ रहे हैं। क्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकार पढ़ रहे हैं। अब देखो, क्रिया के प्रकार है वो 3 आधार पर दिए जाते हैं प्रकार, ठीक है। तीनों आधार पर अलग अलग प्रकार होते हैं क्रिया के, ठीक है। तो पहला आधार होता है कर्म के आधार पर प्रकार इसके, क्रिया के। कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार। आप लोग पढ़ते हो ना, अकर्मक सकर्मक, वो कर्म के आधार पर प्रकार हैं क्रिया के। और क्रिया के प्रकार प्रयोग के आधार पर भी होते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार भी होते हैं। प्रयोग मतलब वाक्य में प्रयोग करना। प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। और तीसरा आधार होता है क्रिया के प्रकार देने का, वो आधार कौन सा है? संरचना के आधार पर। संरचना, संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकार। अब आप लोग जानते हो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर इसके प्रकार। कर्म के आधार पर कितने प्रकार की होती है क्रिया? तो 2 भेद होते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के, ठीक है। कर्म के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? तो 2 भेद होते हैं क्रिया के। कर्म के आधार पर कितने प्रकार होते हैं क्रिया के? तो 2 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो वो हम अपने डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले आती है कौन सी? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, सभी को पता होगा ये। और एक होती है कर्म के आधार पर दूसरा प्रकार, वो है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। जैसा कि नाम से समझता है, अकर्मक, कर्मक मतलब कर्म, ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट न हो, कर्म न हो, है ना। और सकर्मक मतलब सहित है, यानी साथ में कर्म आ रहा है, ठीक है। और सकर्मक क्रिया के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं। सकर्मक क्रिया के आगे फिर से 2 भेद होते हैं, कि आप लोग डायग्राम अच्छे से बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आगे बाद में अपने याद करने में सरल रहता है, ठीक है। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन सी? अकर्मक, एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, और द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। एक कर्मक क्रिया
और द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, याद रखना, 2 भेद होते हैं सकर्मक क्रिया के, 2 उपभेद होते हैं इसके, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? तो एक कर्मक और द्विकर्मक, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे लिखना था, गलती से लिख दिया यहाँ पे। 2 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो ये है ना, पहला और दूसरा आपके सामने, एक कर्मक और द्विकर्मक, ठीक है। ये अपने 2 भेद है इसके, किसके? सकर्मक क्रिया के। अब देखो कर्म के आधार पर कितने प्रकार हैं क्रिया के? तो 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। सबसे पहले ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, उसके बाद में हम भेद पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका सारा टॉपिक है जो, है ना। अब प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार है क्रिया के? प्रयोग के आधार पर, ठीक है, प्रयोग या तथा संरचना के आधार पर बात करें अपने, तो दोनों के इकट्ठे ही लेते हैं प्रकार, ठीक है। प्रयोग और संरचना, देखो ये दोनों इकट्ठे ही लिए जाते हैं। संरचना और प्रयोग वाले जो प्रकार है ना, वो इकट्ठे ही लिए जाते हैं। संरचना ओब्लिक प्रयोग के आधार पर प्रकार। एक होते काल के आधार पर प्रकार, वो तीसरा प्रकार क्रिया के, ठीक है। तो काल के आधार पर अलग है, और प्रयोग और संरचना के आधार पर अलग प्रकार हैं इसके। अब प्रयोग और संरचना के आधार पर इसके प्रयोग प्रकार देखें क्रिया के, तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आती है सामान्य क्रिया। बहुत सारे भेद हैं इसके अंदर। कितने भेद हैं? तो आपको बता देता हूँ मैं, इसके अंदर है टोटल मिला करके 8 भेद। कितने? 8 भेद हैं इसके अंदर, प्रयोग हुआ संरचना के आधार पर। कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। पहला कौन सा है? तो अब लिखेंगे अपने, पहला है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया। और दूसरा भेद किसके आधार पर? संरचना और प्रयोग के आधार पर। दूसरा भेद है सामान्य क्रिया। दूसरा भेद होता है इसका प्रयोग और संरचना के आधार पर संयुक्त क्रिया, ठीक है, संयुक्त क्रिया। और तीसरा भेद होता है इसका प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया। पहले सामान्य क्रिया, फिर संयुक्त क्रिया, फिर प्रेरणार्थक क्रिया। अब चौथा भेद होता है संरचना और प्रयोग के आधार पर, वो है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया, ये भेद होता है चौथा। और पांचवा भेद होता है इसका संरचना और प्रयोग के आधार पर नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, ये पांचवा भेद है इसका। इसके बाद में छठा भेद, ठीक है, छठा भेद है इसका कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया, ये छठा भेद है इसका। इसके आधार पर है ये प्रयोग और संरचना के आधार पर। और सातवां भेद है सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया, ठीक है। अब आठवां भेद है इसका लास्ट एंड फाइनल, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। आप लोगों ने सुना भी होगा हेल्पिंग वर्ब, इस तरीके के शब्द। अब ये हो गए 8 भेद। किसके आधार पर है ये? तो प्रयोग और संरचना के आधार पर है इसके 8 भेद, ठीक है। अब हम काल के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ रहे हैं। काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 3 प्रकार की होती है। आप सभी को पता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी पहला भेद होगा इसका भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया, ठीक है, भूतकालिक क्रिया। और दूसरा भेद क्या होगा इसका? वो होगा वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक
क्रिया, ये काल के आधार पर अपने भेद बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमने बात किए थे कर्म के आधार पर, फिर प्रयोग और संरचना के आधार पर, फिर अब काल के आधार पर अपने भेद क्रिया के देख रहे हैं। तीसरा भेद होता है भविष्य कालिक अभिक्रिया क्रिया, भविष्य कालिक क्रिया। ओके, तो ये है इसके भेद, हमने पढ़ लिए। अब देख सभी वो देख लो इकट्ठा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, क्रिया के प्रकार पढ़े। सबसे पहले क्रिया को पढ़ा, क्रिया की डेफिनेशन पढ़ ली। उसके बाद में हमने पढ़ा क्रिया के प्रकार। तो कर्म के आधार पर प्रकार कितने थे, 2 भेद थे इसके। संरचना और प्रयोग के आधार पर कितने भेद थे, 8 भेद थे। और काल के आधार पर इसके कितने प्रकार थे, तो वो थे अपने पास 3 प्रकार। 3 प्रकार थे इसके काल के आधार पर। ठीक है, क्रिया के प्रकार। अब आप जानते हो कि ये कौन कौन से प्रकार हैं, ये इसी तरीके से अपने पढ़ेंगे सारे के सारे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार, जो 2 बताए ना मैंने, अकर्मक सकर्मक। सकर्मक के 2 पार्ट है आगे, एक कर्मक और द्विकर्मक। इसी प्रकार से हम आगे पढ़ते जाएंगे सारा कुछ। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार। तो हम सबसे पहले हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पहला पार्ट, जिसको बोल रहे हैं कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार। ठीक है, तो कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकार। हम सबसे पहले हम यही पढ़ने जा रहे हैं, हमारा पहला पार्ट है ये। ठीक है, बोल सकते हो आप इसको। अब इसके अंदर आप 2 भाग पढ़ोगे, 2 सकर्मक और अकर्मक। आपको पता ही है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन से, सकर्मक अकर्मक। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे बोलते हैं, तो सबसे पहले देखो नाम से स्पष्ट है, अकर्मक यानी जिसमें कर्म ही ना हो। ठीक है, कर्म ना हो जिसके अंदर। ठीक है, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त ही नहीं होता, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है। और देखो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा, सीधा कर्ता पे पड़ता है। वे क्रियाएं जिनके अंदर क्या होता है, कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, यानी कर्म आता ही नहीं है, और क्रिया का प्रभाव वाक्य के प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। ऐसे वाक्य के ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कुत्ता भौंकता है, तो भौंकने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है ना, भौंकना मतलब क्रिया, भौंकना क्रिया है। क्रिया ढूंढ लेना इसके अंदर आप सबसे पहले। फिर इसका कर्ता क्या है, कुत्ता, तो कुत्ते पर पड़ रहा है भौंकने का प्रभाव। ठीक है, तो भौंकता कौन है, कुत्ता, कुत्ते पर प्रभाव है उस भौंकने का। ठीक है, और कर्म प्रयुक्त नहीं हुआ है, कर्म का कैसे पता चलेगा है या नहीं है, तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। क्रिया के आगे आप लगाओ क्या या किसका। ठीक है, कर्ता अगर बीच में कुछ आ रहा है ना, कर्ता और क्रिया के बीच में कुछ हो, तब आप सोच के देखना है आपको कि कर्मक है या सकर्मक है या अकर्मक है। ठीक है, चलते हैं अपने। सबसे पहले डेफिनेशन लिखो इसकी, आगे समझाऊंगा मैं आपको और अच्छे तरीके से। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता, कर्म प्रयुक्त नहीं होता, ठीक है, तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त,
जो वाक्य में आया है ना कर्ता, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, उसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म प्रयुक्त नहीं होता, जिसके साथ ऐसी क्रियाएं जिसके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं हो रहा होता हो और क्रिया का प्रभाव सीधा वाक्य के कर्ता पर पड़ता हो, उसे क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। समझे ये बात? बार बार सुनो, बार बार उसी चीज़ को, तो बोर मत हो। ठीक है, बोर हो गया वो निहाल ही हो जाएगा, कुछ नहीं समझ में आता उसको, बोर नहीं होना, बार बार सुनते जाओ उस एक ही चीज़ों को। ठीक है, तो उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपके सामने। आपको पता है कि हिंदी वाक्य की संरचना कैसी होती है? ठीक है, वाक्य की संरचना नोट करके लिखवा रहा हूँ थोड़ा सा, है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा वाक्य की संरचना कैसी होती है। वाक्य की संरचना पता है किसी को? तो ये मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला क्या आता है? कर्ता, जो कर रहा है वो, है ना, वह पढ़ता है, तो वह क्या करता है? कर्ता आ गया, कर्ता। फिर आता है कर्म वाक्य के अंदर, और अंत में क्रिया आती है। अब अगर कर्म ही ना है ना, नहीं है, तो उसी को बोलते हैं अकर्मक क्रिया। कर्म ना आ सके जिसके बीच में, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अकर्मक क्रिया। समझो ये बात? तो कर्म ना आए तब बोलते हैं, ये होती है संरचना वाक्य की। अगर कर्म को हटा दें तो ये से वाक्य क्या कहलाएंगे? अकर्मक क्रिया से बने हुए वाक्य कहलाएंगे। आई बात समझे? जैसे देखो, मैं वाक्य की संरचना इस प्रकार की होती है, कर्ता कर्म क्रिया। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे अकर्मक क्रिया के अंतर्गत? तो इसमें आएंगे एग्जाम्पल, कविता हंसती है, कविता हंसती है, इसका मतलब हंसने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ रहा है। और कर्म देखो है क्या इसके अंदर? तो नहीं है। ठीक है, तो आपको पता कैसे चलेगा कर्म है या नहीं है? तो आप क्या करो, क्रिया से पहले, है ना, कर्म का पता लगाना हो ना, तो एक ट्रिक है, कर्म का पता, कर्म है या नहीं है, तो इसका कर्म का पता लगाना है कि है या नहीं है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, नोट करके लिख लेना यहाँ पे नीचे। ठीक है, क्रिया से पहले क्या लगाओ आप? क्रिया से पहले आप लगाओ क्या, क्या लगाओ, या लगाओ किसका, किसका। ठीक है, ये दो शब्द लगा के देखो आप और प्रश्न करो। ठीक है, अगर उत्तर मिले, अगर उत्तर मिले प्रश्न वाक्य के अंदर ही, ठीक है, तो उत्तर मिले तो कह देना वो कौन से सकर्मक है, सकर्मक है। अगर उत्तर ना मिले, ना मिले उत्तर ना मिले, तो उसे कहना है अकर्मक है, अकर्मक है। अब जैसे मैं प्रश्न कर रहा हूँ, क्या हंसती हैं? पता नहीं, को उत्तर नहीं आ रहा वाक्य के अंदर, है ना, तो क्या हंसती है पता नहीं चल रहा, अब कोई उत्तर नहीं आ रहा। लेकिन अब देखो, मैं एक वाक्य और लिखता हूँ। ठीक है, भूपेंद्र, भूपेंद्र दूध पी रहा है। अब देखो, क्रिया ढूंढो पहले तो, क्रिया कहाँ है? ये रहा, पीना, पीना क्रिया है ना, पी रहा है, ये तो सारे पीछे वाले शब्द वैसे ही होते हैं, सहायक क्रिया के रूप में होते हैं। ठीक है, और ये और पी है ना, पीना, यानी ये मूल क्रिया है। तो मूल क्रिया के आगे लगाओ क्या, क्या पी रहा है, तो उत्तर मिला आपको दूध। यहाँ पे मिल गया ना उत्तर, ऑटोमेटिक मिला। तो इसको बोलेंगे आप सकर्मक क्रिया वाला वाक्य। सकर्मक क्रिया यूज हो रही है इसके अंदर, ये जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। समझ आई बात? तो ध्यान से सुनते रहना, समझ में आ जाएगा। जब कर्म का पता कैसे लगाएंगे? क्रिया के आगे लगाएंगे आप क्या या किसका, क्या या किसका। तो दोनों में से कोई लगा के देख लो, अगर पहले क्या से ही उत्तर मिल गया तो आप बता दोगे सकर्मक क्रिया। अगर क्या से ना उत्तर मिले तो किसका लगा के देखो, तब भी उत्तर ना मिले तो बोलोगे अकर्मक क्रिया। आगे बात समझे? ठीक है, तो अकर्मक क्रिया बोलेंगे।
ठीक है, क्या और किसका लगा करके देखो क्रिया से पहले, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बहुत। कर्म का पता कैसे चलेगा? अब देखो कर्म ना हो तो उसको बोलेंगे अकर्मक क्रिया, यानी यहाँ पे देखो क्या हस्ती है पता नहीं, क्या हस्ती है ना, क्या से उत्तर नहीं मिल रहा है अपने को, किसका हस्ती है पता नहीं, उत्तर नहीं मिल रहा, तो इसको बोलेंगे, इस क्रिया को क्या बोलोगे आप? अकर्मक क्रिया। आगे बात समझे? तो इस तरीके से अपने को पढ़ना है डिटेल से पूरा। तो अकर्मक क्रिया तो हो गई अपनी कंप्लीट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद में कुछ और एग्जांपल दूं इसके अकर्मक, तो लिख ही लो आप। एग्जांपल नंबर 2 किसका? अकर्मक का, जिसमें कर्म नहीं है और सीधा क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। ठीक है, अब कुत्ता भौंकता है, कुत्ता, ठीक है, भौंकता है, भौंकता है, तो क्या भौंकता है? कोई उत्तर नहीं मिला। लेकिन कौन भौंकता है, इससे तो उत्तर मिलता है, लेकिन कौन वाला करना नहीं है आपको, ध्यान रखना, कौन लगा करके शब्द प्रश्न नहीं करना है, ये ध्यान रखना। क्या और किसका ही लगाना है, क्या भौंकता है पता नहीं चल रहा, को किसका भौंकता है पता नहीं चल रहा, दोनों के उत्तर नहीं मिल रहे, तो इसको बोलेंगे अकर्मक क्रिया है ये भौंकना। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। अब तीसरा एग्जाम्पल, टीना सोती है, तो सोने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? टीना पर, यानी कर्ता पर पड़ रहा है सीधा, तो इसमें भी अकर्मक है। क्या सोती है पता नहीं चल रहा, किसका सोती है उत्तर नहीं मिल रहा है इस वाक्य से, इस वाक्य से ही मिलना चाहिए। ठीक है, प्रश्न नहीं आएगा इसके पूरे वाक्य है कंप्लीट। ठीक है, ये एग्जाम्पल है सारे सारे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसका पार्ट है? ये कर्म के आधार पर क्रिया का प्रकार दूसरा, सकर्मक क्रिया किसे बोलते हैं? तो आप लोगों को पता है सकर्मक क्रिया किसे बोलते हैं? वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य के कर्ता पर न पड़ करके किस पर पड़ता हो? कर्म पर पड़ता हो। वहाँ पे तो देखो सीधा क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता था? कर्ता पर। अब यहाँ पे है कि जो वो क्रिया का प्रभाव है किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। ठीक है, वे क्रियाएं जिनमें ठीक है, या जिनका प्रभाव, वे क्रियाएं जिनका प्रभाव क्या पड़ता है? कर्ता पर न पड़कर, कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। ठीक है, वे क्रियाएं जिनका प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। दूसरे भाषा में कहूँ अगर ऑब्लिक करके, या दूसरी इसकी परिभाषा है, वाक्य में क्रिया के साथ क्या होगा? वाक्य में क्या आ जाए? वाक्य में क्रिया के साथ क्या आ जाए? कर्म भी आ जाए, कर्म भी हो। ठीक है, क्रिया के साथ कर्म भी हो, कर्म का पता चल गया आपको, तो भी उसको क्या बोलेंगे? उसे, उन्हें क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर आपको देखो क्या और किसका से उत्तर मिल जाए वाक्य के अंदर, तो अपने कहेंगे उसको सकर्मक क्रिया। ठीक है, ठीक है, यदि, अब नोट लिख के लेना, यदि क्रिया से पहले क्या किसका लगाकर प्रश्न करें और उत्तर मिले, वाक्य में क्या मिल जाए? उत्तर मिले, तो क्रिया क्या कहलाएगी? क्रिया क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एक
नीतू खाना बना रही है। एग्जाम्पल किसका है? सकर्मक का है। देखो, नीतू खाना बना रही है। तो अब आपको पता लगाना है कि सकर्मक है कि अकर्मक है, यानी कर्म का पता लगाना है आपको, कर्म है या नहीं है। तो आप क्या करो, क्रिया ढूंढो। बनाना, बनाना क्रिया है, ठीक है। तो बनाना क्रिया है, इससे पहले क्या लगाओ, अपने दिमाग में प्रश्न करो। अपने दिमाग के अंदर प्रश्न करो, आप दिमाग के अंदर प्रश्न करो, ठीक है। क्या प्रश्न करना है आपको दिमाग के अंदर? तो दिमाग के अंदर आपको प्रश्न करना है कि क्या बना रही है, क्या बना रही है। आपको उत्तर मिला, दिमाग ने बताया कि खाना। तो खाना क्या हो गया? कर्म हो गया, ठीक है। तो क्या का उत्तर मिल रहा है इस वाक्य से, तो इसको बोलेंगे सकर्मक, यानी कर्म है इसके अंदर, सही तय कर्म के। तो ऐसे वाक्य कहलाएंगे, सकर्मक क्रिया वाले वाक्य कहलाएंगे। लेकिन ये क्रिया क्या कहलाएगी? वो सकर्मक क्रिया कहलाएगी, ठीक है। अब इसके दो उपभेद होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। किसके? सकर्मक क्रिया के। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो उपभेद होते हैं। कि उपभेद कितने होते हैं? दो होते हैं, आपको मैंने बताया था ऊपर। कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता है, पहला भेद क्या था? एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म हो। अब देखो, नाम से स्पष्ट है इसका, इसमें ज़्यादा याद नहीं करना। और ठीक है, द्विकर्मक, इसमें मतलब दो कर्म मिलेंगे वाक्य के अंदर, यानी क्रिया का प्रभाव होगा वो दो कर्म पर पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, इसका डेफिनेशन ये होगी कि वे क्रिया, ठीक है, जिनके साथ क्या हो, एक कर्म प्रयुक्त हो। इसमें क्या होगा? इसकी डेफिनेशन सिर्फ इतनी है, वे क्रियाएं जिनके साथ, क्रिया के साथ, यदि क्रिया के साथ, यदि क्रिया के साथ कितने हो, एक कर्म प्रयुक्त होता है तो उसको बोलते हैं एक कर्मक क्रिया। और यदि क्रिया के साथ कितने आ जाएं, क्रिया के साथ कितने आ जाएं, दो कर्म आ जाएं, तो उसे बोलते हैं द्विकर्मक क्रिया। बस इतनी सी डेफिनेशन है। अब एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपको ये एग्जाम्पल मैंने बताया था, नीतू खाना बना रही है। क्या बना रही है? एक ही कर्म है अपने पास, खाना। खाना, उत्तर सिर्फ एक ही मिल रहा है ना। अब देखो, यहाँ से देखो, इसका उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। दुष्यंत, दुष्यंत यानी किसी का नाम है, वो भोजन कर रहा है, भोजन कर रहा है। तो आपने क्या लगा कर ये प्रश्न किया, क्या कर रहा है? तो उत्तर मिला आपको भोजन। सिर्फ भोजन ही मिल रहा है, किसका कर रहा है नहीं मिला, ये उत्तर नहीं मिला, ठीक है। तो एक कर्म ही आ रहा है सिर्फ, ये भोजन, भोजन कर्म है इसके अंदर, तो ये एक कर्मक अब क्रिया हो गई। अब जैसे एक, इसके लिए एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अध्यापक जी छात्रों को, अध्यापक जी छात्रों को, ठीक है, भूगोल पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं। अब आपको पता है कि इस वाक्य के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं ये क्रिया है। क्रिया से पहले क्या लगाओ आप, क्या पढ़ा रहे हैं? तो आपको उत्तर मिला भूगोल। अब किसका लगा के प्रश्न करो, किसको पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं? तो आपको उत्तर मिला छात्रों को। तो ये दो आ गए हैं कर्म। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? दो कर्म पर पड़ रहा है, तो इसी को बोलते हैं द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। तो द्विकर्मक क्रिया कौन सी होगी? पढ़ा रहे हैं, ये द्विकर्मक क्रिया होगी। पता कैसे चला? क्योंकि ये क्या पढ़ा रहे हैं? भूगोल पढ़ा रहे हैं। किसको पढ़ा रहे हैं? तो छात्रों को। किसका या किसको से प्रश्न आप कर सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। किसका से प्रश्न कर लो, भले किसको से कर लो, भले किसकी से कर लो। तो इन दो
दोनों से अगर उत्तर मिल रहा है आपको तो दो कर्मों के बारे में पता चल जाता है आपको कि कर्म है या नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना ये। अब आपको दो कर्म नजर आ रहे हैं, किसको से उत्तर मिला? छात्रों को। और क्या से उत्तर मिला? भूगोल। क्या पढ़ा रहे हैं? भूगोल पढ़ा रहे हैं। किसको पढ़ा रहे हैं? तो आपको मिला उत्तर छात्रों को। तो दो कर्म नजर आए आपको। तो इस तरीके से हमने ये कर्म के आधार पर अपने प्रकार पढ़ लिए हैं क्रिया के। ठीक है, अब हम अगले सेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे प्रयोग और संरचना के आधार पर और काल के आधार पर इसके भेद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।